हेलो दोस्तों, ये समसामयिकी क्रॉनिकल की दिसंबर मंथ की है, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम राज्य समाचार से। ये वीडियो जो है यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसमें जो है बना रही हूँ। तो इसमें जो राज्य समाचार है वो उत्तर प्रदेश के डिटेल में देखेंगे और बाकी जो स्टेट के हैं न्यूज़ उनको हम जो काम के हैं उतना तो देखेंगे ही, लेकिन उन पे उतना ही फोकस करेंगे जितना एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो इसमें जो पहली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित। इसमें जो है यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा डॉल्फिन को अब जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। तो इसमें गंगा डॉल्फिन के बारे में बताया गया है। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश में इनकी अनुमानित आबादी लगभग कितनी आंकी गई है? 2000 आंकी गई है। इनका जो है ये गैंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। IUCN की रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। इसको हमें याद रखना है कि जो गंगा डॉल्फिन नदी है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव की जो है रूप में मान्यता कब मिली थी? 2009 में। और उत्तर प्रदेश में जलीय जीव की जो है इसकी जो है घोषणा की गई है, उसको जो मान्यता मिली है 2023 में। वैसे गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। तो इसमें ये एक तो दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। गांगे डॉल्फिन का शिकार करना वन्य किसके तहत जो है दंडनीय अपराध है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार जो है ईयर भी पूछ लिए जाते हैं अधिनियम का नाम देकर, तो इसमें हमें इसका ईयर भी याद रखना है पर्पजली। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ईयर है 1972। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ। तो ये मिशन शक्ति अभियान प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने की उद्देश्य से ये जो है इसका चौथा चरण शुरू किया गया है। और इसका जो लक्ष्य क्या है? पहले चरणों की सफलता को दोहराना, व्यापक खंड तक जो है पहुंचना है। इसको शुरू कब किया गया था मिशन शक्ति अभियान को? 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति जो है अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? अयोध्या से किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और दूसरा फिर राज्य के ये किसके तहत किया गया? राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गया है। 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है और विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में इसमें जो है महिलाएं इनका संचालन करेंगी। और इसका उद्देश्य है महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना। गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन, इसको हमें इतना ही याद कर लेना है। इस अवसर पर क्या है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि, PM विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। यह ऋण बड़ौदा यूपी बैंक द्वारा जो है प्रदान किया गया। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण। तो नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट CG सिटी में इसको जो है बनाया गया है। और ये जो संग्रहालय है गोमती नदी के तट पर ये जो CG सिटी में बनाया गया है। गोमती नदी को आदि गंगा के रूप में भी जाना जाता है, जैसे इसमें हाईलाइट कर रखा है मैंने। यह नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां 5000 वर्ष पूर्व के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव योजना। श्री अन्न जो है बाजरा से रिलेटेड है। बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर हुई है ये श्री अन्न महोत्सव आयोजित हुआ है? लखनऊ में हुआ है। हापुड़ में जो है इतने करोड़ रुपए की 102 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। बुलंदशहर में 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण कहाँ किया गया है? गोरखपुर में। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस डेट को गोरखपुर शहर के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसमें क्वेश्चन पहले एक आरओ में आया हुआ है कि गीडा जो है कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो उसमें जो है मैं गोरखपुर जो है उसमें ऑप्शंस में प्लेस का नाम दिया हुआ था। तो इसमें इस तरह से ये पहले आ चुका है, तो हमें ये ध्यान देना है कि इस तरह से दोबारा ना पूछ लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है एज इट इज़ आरओ में कई बार रिपीट कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि गोरखपुर शहर के गोरखपुर औद्योगिक
औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में ज्ञान डेयरी की दुग्ध और दुग्ध उत्पाद परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। अब इससे क्या होगा कि 1 लाख पशुपालक परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का लाभ प्राप्त होगा। गोरखपुर एवं बस्ती मंडल में इस परियोजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। जनपद गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में 5000 दुग्ध संग्रह केंद्रों की स्थापना होगी। इससे इतने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। तो इसमें इस तरह से कई बार देखा है जो करंट अफेयर को ऑब्जर्व करते टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं कि जिस न्यूज़ में कोई भी न्यूज़ है जो एक ही ज़िले से रिलेटेड होती है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आती हैं। कई सारे ज़िले जिसमें दिए होते हैं वो इतने नहीं आते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा फोकस करके पढ़ सकते हैं कि हमें किस चीज़ पर कितना जो है फोकस करना है। उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी कितना परसेंट? 17.9% बढ़ी है। इस पर हमें ध्यान देना है क्योंकि ये जो आवधिक जो ये जो डेटा है वो किसके अकॉर्डिंग है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में 14.2% से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 32.10% हो गई है। तो इससे क्या है कि ये कितना परसेंट बढ़ गया? 17.9% बढ़ गया है। और ये जो भारत में, ये तो प्रदेश में दिया हुआ है डेटा कि 32.10 इसमें जो दिया हुआ है, और भारत में ये कितनी है? 39.80%, और उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है 32.10% की जो है दर्ज की गई है। अब इसमें 35 जो है 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती परियोजना। तो अखिल भारतीय डाक कुश्ती परियोजना कहाँ पर हुई है? लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में। तो इसमें ये दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण कहाँ पर है? लखनऊ में है। और अखिल भारतीय डाक कुश्ती परियोजना कहाँ पर आयोजित हुई है? भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ में हुई है। इसमें जो है लखनऊ में हुई है। 11 राज्यों की इसमें जो है डाक परिमंडलों की टीम के 95 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। इसमें खेल थे प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन के विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले आयोजित किए गए थे। ग्रीको रोमन कुश्ती में उत्तर प्रदेश के अमलेश और फ्री स्टाइल में उत्तर प्रदेश के संजय राय को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ मेजबान उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए। हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर इसमें रहा है। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन। तो अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला है। और कहाँ पर हुआ है ये? इसका आयोजन हुआ इसका भदोही में। तो इसमें भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। इसमें बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें जो हाईलाइटेड लास्ट स्टेटमेंट है, ये लाइन है जो जैसे 60% जो योगदान है कालीन उद्योग के निर्यात में इसके निर्यात में जो 60% का योगदान उत्तर प्रदेश के 3 जनपद का है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है ROARO में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश के जो है 3 जनपद जो 60% योगदान देते हैं इसमें इसके निर्यात में कौन कौन से हैं? तो वो है भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी। जेवर हवाई अड्डे के पास अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क का विकास। तो मेडिटेक पार्क तो जो है मेडिकल से रिलेटेड होगा, दवाओं से रिलेटेड है, चिकित्सा उपकरण से रिलेटेड है। तो जो है उससे रिलेटेड ये जो पार्क है कहाँ पर बन रहा है? जेवर हवाई अड्डे के पास बन रहा है। अब इसमें हाईलाइटेड जो पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। यह है पार्क देश को चिकित्सा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा जो बड़े पैमाने पर अन्य देशों से आयात किया जाता है। गौरतलब है कि भारत अपनी कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जो हमें याद करने हैं कि ललितपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क विकसित किया जा रहा है और बायोटेक पार्क जो है पीलीभीत पे, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो ROARO एग्जाम के लिए और UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में ये भी हाईलाइटेड है यहाँ पर राष्ट्रीय, इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्टेट को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है लैब का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? गोरखपुर में। श्रावस्ती सिसवारा घाट कहाँ पर है? इसमें श्रावस्ती में। वाराणसी के, बाकी इसमें याद रखने वाली चीज़ें नहीं है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरह वाराणसी में यहाँ पर क्या हुआ? खादी महोत्सव हुआ है। उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला कहाँ पर? मथुरा में जो है हुआ। तो इसको दोबारा रिपीट करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला मथुरा में। ताज महोत्सव की तर्ज पर आगरा के शिल्पग्राम में ताज कार्निवल। उसके बाद अगला स्टेटमेंट, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में खिलौना फर्नीचर पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने अक्टूबर से इतने अक्टूबर तक श्री अन्न के लिए जो है ये लक्ष्य बढ़ाकर कितना किया है? 5.8। तो 3 महीने के लिए है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब न्यूज़ है उत्तराखंड से रिलेटेड। द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023 जो है कहाँ पर हुआ है? ये फेस्टिवल उत्तराखंड से में हुआ है। 3 दिवसीय यह है फेस्टिवल। इस डेट को ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम क्षेत्र यमकेश्वर पौड़ी में आयोजित किया गया। तो इसमें क्या है कि यह स्थानीय सभ्यता परंपराओं को विश्व के सामने प्रदर्शित करने की पहल है। इसको जो है इसका उद्देश्य बीटल्स आश्रम को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाना है। उसके बाद अगला न्यूज़ है उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया? उत्तराखंड में। प्रयाग से हम इसको रिलेट करके उत्तराखंड याद रख पाएंगे। उत्तरकाशी जिले में काले गेहूं की खेती। तो इसको हम याद रखेंगे कि काले गेहूं की खेती उत्तरकाशी जिले में जो है इसके लिए इसको करने के लिए खेती करने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। तो इसका जो सामान्य गेहूं की तुलना में इसकी कीमत लगभग कितनी रहती है? लगभग 3 गुना रहती है। लेकिन इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि काले गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी भूमि? दोमट भूमि। सामान्य गेहूं की खेती मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की जाती है, लेकिन काले गेहूं की खेती का सही समय नवंबर माना जाता है। काले गेहूं में फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये फास्फोरस का काम क्या होता है? शरीर में जो है नए ऊतकों के बनने में सहायक होता है। काले गेहूं में मौजूद पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन मानव शरीर में ब्लड लेवल को बढ़ाकर खून की कमी को दूर करते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को कंट्रोल करते हैं। औषधि निर्माण में देश का प्रमुख हब बन रहा उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट है। तो जो है देश में कौन सा जिला है जो अभी जो औषधि निर्माण में प्रमुख हब बन रहा है? तो वो है उत्तराखंड। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सृष्टि लेखरा को फिल्म एक था गाँव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। एक था गांव के लिए। तो 69वें हुए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड की सृष्टि लेखरा को उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है इन्होंने ये जो लिखा ये मूवी जो बनाई है इन्होंने तो वो रिलेटेड है यहाँ पर गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी हुई इस फिल्म में घोस्ट विलेज पलायन से खाली हो चुके गांव की जो है ये कहानी है। अब बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ का शुभारंभ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। ये सब जो है इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं याद रखना। बिहार सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप जो है लागू कर रही। तो कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ बिहार के चौथे कृषि रोड मैप में। और जो है बिहार केसरी सम्मान 17 विभूतियों को मिला है बिहार में। बिहार जातिगत जनगणना बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपनी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई है। इसमें जो है रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी कितनी है? 27%। अच्छा, इसमें जो है हम देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे इसमें लगभग इनको जो है आरक्षण भी 27% का ही लगभग मिलता है, तो आबादी भी 27% हो गई। वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ ले रहे हैं। और जो बिहार का जो एग्जाम देंगे उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है ये वाली न्यूज़। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है लगभग। अनुसूचित जाति की आबादी 19% लगभग। और
अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 1.68 ये है और सामान्य जाति की आबादी 15 पॉइंट लगभग है। इसका जो है पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। तो बिहार के शैलेश को एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक मिला है। अब ये एशियन पैरा गेम्स में इसको जो है जो स्वर्ण पदक मिला है वो मिला है ऊंची कूद में। और ये गेम कहाँ चल रहे हैं? चीन के कहाँ पर? हांगजू में ये गेम चल रहे हैं। सबसे नीचे लाइन में हाईलाइट किया हुआ इसको। और इन्होंने जो है छलांग ऊंची कूद जो इन्होंने ऊंची छलांग लगाई है वो 1.82 मीटर की लगाई है। 14 अक्टूबर से गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू। तो गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय सेवा कहाँ कहाँ के लिए? गया से भूटान, म्यांमार और थाईलैंड के लिए किया है इसको शुरू। बरौनी रिफाइनरी को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार मिला है। बिहार में बरौनी स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को प्रतिवर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है 26वां ऊर्जा औद्योगिक बैठक में। और यहाँ पर बिहार में पहली बार ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन। बिहार की पूर्व मंत्री सामाजिक कार्यकर्ता नवीन अमानुल्लाह का निधन। तो ये जो परवीन अमानुल्लाह हैं ये जो हैं मंत्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनका जो है इनको किसके लिए जाना जाता है ये इम्पोर्टेंट है। परवीन अमानुल्लाह को सूचना का अधिकार कानून, महिला और बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है। पटना विश्वविद्यालय का 107वां स्थापना दिवस। और जो है इसको पटना विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता था? पटना विश्वविद्यालय को कहा जाता था। बिहार में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला कहाँ पर होता है? ये गया में होता है। 15 दिन के लिए होता है। और सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए लर्निंग ऐप जे गुरुजी लॉन्च। तो ये है झारखंड से रिलेटेड न्यूज़। और ये इसमें जो जे गुरुजी ऐप है इसको हम इस तरह से याद रखें, जे फॉर झारखंड हो जाएगा, गुरुजी है तो रिलेटेड होगा किससे? स्कूल से रिलेटेड छात्रों के लिए होगा। तो सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए लर्निंग ऐप जे गुरुजी को लॉन्च किया है। और ये झारखंड के शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए किया है। यहाँ पर जो है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हर तरह की क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और जो फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक की सभी एनसीईआरटी इस पर जो अपलोड कर दी गई, सारी एनसीईआरटी इस पर अपलोड कर दी गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे को मिला लाडली मीडिया अवार्ड। लाडली मीडिया अवार्ड झारखंड में इनको जो है मिला है लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड दिया जाता है। पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था की ओर से जो है दिया जाता है। अब इनको किस लिए दिया गया है? इनकी एक जो प्रकाशित स्टोरी है घरेलू कामगारों पर है। ये स्टोरी घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, न छुट्टी न मेहनताना के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये झारखंड में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, लेकिन ये है किससे? केंद्र से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने ए हेल्प किससे रिलेटेड? स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ए हेल्प प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है। ये एजेंट रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान जो है देती हैं। इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में झारखंड 6ठे स्थान पर है। तो झारखंड किस स्थान पर है ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंस्पायर अवार्ड क्या है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंस्पायर अवार्ड मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज के अंतर्गत आइडिया देने के मैटर में झारखंड कौन सा है? 6वें स्थान पर रहा है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन देश में ये राजस्थान, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और फिर जो है छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने किया है। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर योजना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। अगला स्टेटमेंट जो हाईलाइट किया हुआ है ये जो है देश के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और प्राइवेट सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जो है 6 से 10वीं तक की क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन EMIAS पोर्टल पर होता है।
अगला न्यूज़ है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मुरैना हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास। और ये अगला न्यूज़ है चलित दीनदयाल रसोई केंद्र कहाँ पर है, चलित दीन दयाल रसोई केंद्र मध्य प्रदेश में। बस इतना काफ़ी है जानना, लेकिन इसमें इसके आगे भी हम देख लेते हैं जिससे कि हमें ये न्यूज़ याद रहे कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में जो है जो मुख्यमंत्री जी जो शिवराज सिंह चौहान भोपाल के स्मार्ट पार्क से इसको जो है अभी शुरू किया। दीनदयाल रसोई योजना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चलित रसोई केंद्र प्रारंभ होंगे। 5 रुपए थाली के हिसाब से इसमें जो है भोजन मिलता है। गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन के उपलब्ध कराने के लिए 2017 को दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय किशोर कुमार और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की जो है सम्मान की घोषणा। ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्या है कि राष्ट्रीय किशोर कुमार एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने ये सम्मान की घोषणा की है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध जो है अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को दिया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों की सम्मान राशि 2022 से दोगुनी कर दी गई है। अब लता मंगेशकर और ये जो सम्मान है और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका और जो है वो शॉल श्रीफल जो है प्रदान किया जाएगा। अब आगे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है बारी बारी से पार्श्व गायन संगीत निर्देशन क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में ये सम्मान संगीत निर्देशन के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय किशोर कुमार फिल्म अभिनय के क्षेत्र में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज़ है, हिमांगी हालदार को मिला इनोवेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट है। बिलासपुर के भारत माता आंग्ल माध्यम स्कूल की छात्रा जो है हिमांगी हालदार को 10वीं राष्ट्रीय इंस्पायर मानक प्रतियोगिता में राष्ट्रीय इंस्पायर पुरस्कार मिला है। इन्होंने किया क्या है कि उबालते समय दूध गिरने को रोकने के लिए हिमांगी हालदार ने एंटी मिल्क स्पिलिंग डिवाइस जो है तैयार की है। इससे क्या है कि इसकी मदद से उबलते समय दूध नीचे नहीं गिरता है। तो इस इनोवेशन के लिए हिमांगी को राष्ट्रीय इंस्पायर पुरस्कार मिला है। बस अभी ये जो है इसकी कीमत कितनी है, कहाँ पर मिला है, ये इतना ज़रूरी नहीं है जानना। बैगा राष्ट्रीय समुदाय को पर्यावास अधिकार, तो अब इसमें जो है ये जो जनजातीय समूह है बैगा जनजातीय समूह को पर्यावास अधिकार छत्तीसगढ़ में जो है ये जनजातियाँ। तो इस एक तो ये हमें याद रखना है कि बैगा जनजातीय समूह छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए तो ये जो PBTGs हैं इनके लिए आवास अधिकारों को मान्यता मान्यता देने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके बाद क्या PBTG के तहत एक तो देखो ये कमर समुदाय है ना, तो ये कमर समुदाय के बाद में बैगा समुदाय आवास अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा समूह बन गया है। ये अधिकार PBTG को उनके पारंपरिक आवास, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आजीविका, जैव विविधता के ज्ञान को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। बैगा मध्य प्रदेश में मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित एक जातीय समूह है। ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी रहते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, इसमें हमें ईयर इसकी याद रखनी है मैचिंग के लिए। अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत आवास अधिकार आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व कृषि समुदायों के लिए आवास और निवास के सामुदायिक कार्यकाल सहित अधिकार है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को दिया गया। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को पर्यावास अधिकार जो है दिया गया है। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू, तो इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ में कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने हेतु छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग मंत्रालय की ओर से ये जो इसको आदेश दिए गए हैं शुरू करने के, और यहाँ पर जो है इसमें कितनी राशि दी गई है ये सारी चीज़ें हमें नहीं इसमें देखना है, बस हमें ये देखना है कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है
छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ। तो युवा मितान परिवहन योजना किससे रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ से युवा मितान परिवहन परियोजना। इसमें क्या है कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक जो है नियमित विद्यार्थियों को लाभ होगा। इस योजना पर लगभग इतना करोड़ रुपए का ये जो है, और इसमें क्या है कि आधा भार जो है राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा और आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा। राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ। तो ये हमें जो है किस राज्य में पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का जो शुभारंभ हुआ है तो हो गया छत्तीसगढ़ में। बस इनफ। अब इसमें यहाँ पर हमें ये देखना है कि शासकीय विभाग के 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियों को भी जो है स्क्रैप करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो है राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। तो मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्क्रैपिंग सेंटर इस राज्य में या फिर कहीं भी हो, तो ये जो स्क्रैपिंग सेंटर का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पंजीकृत सेंटर में स्क्रैपिंग कराने पर नए वाहन की खरीद पर जो है कितना टैक्स का छूट का प्रावधान किया गया? 25% का किया गया है। अब अगली न्यूज़ है राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। तो ये नए जिले कौन कौन से हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामल सिटी। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामल सिटी। राजस्थान से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। और यहाँ पर जो है इन 3 जिलों के गठन के बाद अब राजस्थान में कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 53 हो गई है। मालपुरा को टोंक जिले से अलग किया गया है, सुजानगढ़ को चुरू जिले से अलग किया गया है और कुचामल को नागौर से अलग किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये जो जिले के जो निर्माण हो रहे हैं राजस्थान में वो राम लुभाया अध्यक्षीय समिति के अंतर्गत ये जो इनके गठन से किए जा रहे हैं। सहज भीलवाड़ा ऐप है, तो ये राजस्थान में सहज भीलवाड़ा ऐप है। तो भील जनजाति है उनके लिए इस ऐप को जो लॉन्च किया गया होगा, ये एक अंदाज हम लगा सकते हैं। अब सहज भीलवाड़ा ऐप जो राजस्थान के नहीं है वो इसको इस चीज़ से दे सकते हैं कि भील जो है जनजातियां हैं वो राजस्थान में एक बहुत बड़ी मात्रा में हैं, तो इसको इससे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि ये राजस्थान से रिलेटेड होगा। राजस्थान के जो है निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा, तो ये किसके लिए है? भीलवाड़ा ऐप सहज भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी के नवाचार के रूप में विकसित किए गए सहज भीलवाड़ा को जो है लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है? इसके ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से जो है इस राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में वरिष्ठ नागरिक और विशेष योग्यजन श्रेणियों के अनुपस्थित मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अब इसमें क्या राजस्थान को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिला टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड। तो टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? राजस्थान को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित है। दिल्ली में तंबाकू नियंत्रण रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में जो है यहाँ पर अब ये जो राजस्थान के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आगे की लाइनें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में हुए नवाचारों एवं सिगरेट एवं अदर टोबैको प्रोटेक्शन अधिनियम 2003 का बेहतर क्रियान्वयन के लिए राजस्थान को जो अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर ये पंजाब में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध। तो इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री जी हैं जो पंजाब के भगवंत सिंह मान ने राज्य के अगले खरीफ सीजन से पूसा 44 धान किस्म, तो पूसा 44 जो किस्म है वो किसकी है? धान पर है। एक तो ये हो जाता है और एक तो ये सीधे जो करंट अफेयर्स में है ये न्यूज़ है वो हो जाता है। अब इसको क्यों जो है प्रतिबंध लगाया गया है? पंजाब में गिरते भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने ही इसको जो है बैन कर दिया है धान की पूसा 44 किस्म को। धान की पूसा 44 किस्म को। पानी की ज़्यादा खपत अपेक्षाकृत जो है 20% ज़्यादा ये पराली पैदा करती है ये धान की किस्म, और इसमें जो है ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है ने 3 वर्ष पूर्व ही पूसा 44 के ब्रीडर बीज उत्पादन को बंद कर दिया था। इसको जो है धान को पकने में 152 दिन लगते हैं पूसा जो है 44 को, लेकिन अन्य किस्मों के मुकाबले जो है 20% ज़्यादा पैदावार देती है हमें। और इसमें जो है पंजाब में कम अवधि वाली किस्में भी हैं जैसे PR1
526 और पूसा बासमती ये जो 1509, पूसा बासमती 1692 को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये किस्में 120 दिनों में पक जाती हैं। अब आगे राज्य स्तरीय सांझी उत्सव कहाँ मनाया गया? सांझी उत्सव हरियाणा में मनाया गया। किसके लिए? हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के ठोस प्रयास के लिए इसको जो है मनाया गया। अब आगे आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में महेंद्रगढ़ जिला पहले स्थान पर है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 10 नए कार्यों को मंजूरी, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे ये जो न्यूज़ है, ग्रीन वॉर रूम कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रीन वॉर रूम कार्यक्रम जो है दिल्ली सरकार ने इसको जो है स्टार्ट किया है, कदम उठाया है। ये इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है दिल्ली सरकार ने। ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है और जो है ग्रीन वॉर रूम तो वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। इसमें जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ग्रीन वॉर रूम की 2020 में हुई थी। अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण का जो है मौजूद है इसमें वैज्ञानिकों, डेटा विश्लेषकों समेत जो है विशेषज्ञों का दल काम करता है। वॉर रूम को ग्रीन दिल्ली ऐप नामक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है। यह एक एकीकृत मंच है के रूप में कार्य करता है जो 28 सरकारी विभागों को जोड़ता है। नागरिकों को ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को, देखो यहाँ पर एक ये है कि दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 15 सूत्रीय कार्य योजना को शुरू किया था। तो ये जो 15 सूत्रीय कार्य योजना है किसके लिए है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है। दिल्ली सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। इस कार्य योजना में धूल प्रदूषण, वाहनों के उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाने की रोकथाम को लेकर विशेष जोर दिया गया है। उद्देश्य इसका वायु प्रदूषण से निपटना है, खासकर जो है सर्दियों में, और बाकी तो इसमें जो पता है। और हाई स्पीड इकोनॉमिक, पूर्वोत्तर राज्य से रिलेटेड है। पूर्वोत्तर राज्य हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना किसने स्टार्ट की है? असम ने स्टार्ट की है। इसमें यह प्रस्तावित हाई स्पीड आर्थिक गलियारा असोम माला परियोजना के तहत आएगा। इसमें जो है राज्य कैबिनेट ने काजीरंगा में न्यायिक गेस्ट हाउस के निर्माण की भी जो है वो दे दी है अनुमति, और बाकी जो है ठीक है। और ये अब अगला न्यूज़ है इसमें, ओरुनोडोई 2.0 लॉन्च। असम, ये भी असम से रिलेटेड है। इसमें जो है इनके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओरुनोदोई 2.0 योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 17 लाख महिलाओं की आर्थिक मदद करना है। महिलाओं से रिलेटेड है, बस इतना हमें याद रख लेना है कि 17 लाख महिलाओं की आर्थिक मदद करना। इसके तहत जो है हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपये मिलेंगे। इस तरह की न्यूज़ को एक आध बार जो है यूपी पीसीएस में अदर स्टेट की न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पूछा गया था, तो ये हमें देखना है कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते से 1250 रुपये मिलेंगे। और इसमें जो महिला हैं तो असम की स्थायी निवासी होनी चाहिए और समग्र घरेलू आय उनकी जो है 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए। ये इसमें प्राथमिकता इनको दी जाएगी। और आर्थिक रूप से कमजोर लाखों परिवारों को आर्थिक पोषण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओरुनोदोई योजना एक प्रमुख योजना है। अब दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में न्यूज़ है इसमें। केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन, तो वो एक न्यूज़ थी जो कि देश का पहला 3D डाकघर बेंगलुरु में खोला गया। ये RAS के एग्ज़ाम में ये आ भी चुका है, तो ये भी एक ये जो फिर केरल वाला है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का जो है उद्घाटन किया गया है और यह इमारत राज्य निर्माण केंद्र की परिषद में बनाई गई है। इस इमारत का नाम क्या रखा गया है? अमेजन 28 रखा गया है। और किसके द्वारा किया गया? चेन्नई स्थित स्टार्टअप त्वास्टा द्वारा किया गया है। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इस तकनीक में कंप्यूटर द्वारा निर्मित डिज़ाइन का उपयोग करके परत दर परत जो है निर्माण किया जाता है। 3D प्रिंटिंग मूलतः निर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल त्रिविमीय ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसकी सहायता से इस्तेमाल कर ये जो है त्रिविमीय ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसके लिए जो है ये ठीक है, आगे पढ़ लेना। इसमें 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर किस पर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले जो प्रिंटर हैं वो योगात्मक विनिर्माण मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होते हैं। अब जो है अप्राकृतिक मृत्यु वाले कैदियों के लिए के जो परिजन हैं
को मुआवजा देने के लिए जो है किसने स्टार्ट किया है जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु वाले कैदियों के परिजनों को मुआवजा? कर्नाटक। अब इसमें क्या, कर्नाटक राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर 2023 को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने 2012 के बाद से राज्य की जेलों में अप्राकृतिक मौत से मरने वाले मृत कैदियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए नीति बनाई है। और ये जो 2012 से ये नीति जो है 1 जनवरी 2012 से राज्य भर की जेलों में अप्राकृतिक मौत का सामना करने वाले कैदियों पर लागू है। कर्नाटक से रिलेटेड न्यूज़ है, इसको याद रखना है हमें। और इसमें जो है इस नीति के अनुसार जेल के अंदर कैदियों के बीच संघर्ष और झगड़े के कारण अगर जो है अप्राकृतिक मौत के मामले में मृत व्यक्ति के परिवार को 7.5, आत्महत्या जैसे सहित अप्राकृतिक मौतों के मामले में 5 लाख रुपए है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो द्वारा जारी प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष जेल में होने वाली मौतों को प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौतों में बांटा जाता है। मुलुगु में समक्का सरक्का जनजाति केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना है। इसको हमें याद रखना है कि तेलंगाना में मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी समक्का और जो है सरक्का के सम्मान में रखा गया है। विश्वविद्यालय का नाम समक्का सरक्का के नाम पर रखने का निर्णय देश की आदिवासी संस्कृति में उनके योगदान को उजागर करता है और कोया आदिवासी समुदाय पर कर लगाने वाले स्थानीय शासकों के खिलाफ कोया आदिवासी के खिलाफ 13वीं सदी की लड़ाई में समक्का सरक्का की भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अब आगे न्यूज़ है राष्ट्रीय। आगे देखेंगे हम ये राष्ट्रीय न्यूज़। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार। तो यहाँ पर जो है 5 सदस्यीय पीठ थी। जो हमें चीज़ें याद रखनी है, सुप्रिया या सुप्रियो चक्रवर्ती व अन्य बनाम भारत संघ, ये इस पीठ का नाम है। इन्होंने जो है निर्णय देते हुए समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन से इनकार कर दिया। और बहुमत कितने का था? जो है 3-2 का बहुमत इसमें जो था। तो इन्होंने इसमें कहा कि गैर विषम लैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चे गोद लेने का भी जो अधिकार नहीं दिया जा सकता। और न्यायालय ने माना कि विषम लैंगिक संबंधों वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानूनों के तहत विवाह करने का अधिकार है और जो है समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से भी इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम समलैंगिक जोड़ों के विवाह के अधिकार को मान्यता नहीं देता और इसके लिए कानून बनाना संसद का काम है। और इस पीठ की अध्यक्षता किसने की थी? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये जो है पीठ थी। केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति व्यक्त की कि कानून में संशोधन से अन्य कानूनों पर जो है असर पड़ सकता है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेच्युटी, उत्तराधिकार सहित समलैंगिक जोड़ों से संबंधित मुद्दों के संबंध में विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सलाह दी। तो इसमें जो जरूरी चीज़ें थी वो हाईलाइट कर दी हैं मैंने। सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, तो क्या है ये? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने डेटा आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया। इसका जो लक्ष्य क्या है? निर्णय लेने और शासन में व्यापक सफलता प्राप्त करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। अब इसमें कितने स्कूल, कितने जो है छात्रों का जो है डेटा होगा उससे कोई लेना देना नहीं हमें। ये डेटा का उपयोग CBSE शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने, स्कूलों में शैक्षिक संवर्धन परियोजनाओं के प्रभावी विश्लेषण के लिए किया जाएगा। इसमें 12 अरब से अधिक जो है डेटा पॉइंट है। यह सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के अनुरूप है, जिसे जो है 2021 में किसने शुरू किया था? मोदी जी ने कब शुरू किया था? 2021 में। तो राष्ट्रीय डिजिटल जो है शिक्षा जो है वास्तुकला कब स्टार्ट हुआ? तो 2021 में। हाईलाइट नहीं हो रहा, 2021 में। सॉफ्टवेयर में जो मुख्य रूप से तीन डेटा सेट है, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं। भारत का पहला
जो है क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पहला है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये और भी ज़्यादा ROR और UPPCS के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या मोदी जी ने क्या है कि उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। साथ ही RRTS गलियारे के तहत चलने वाली पहली रैपिड रेल को जो है हरी झंडी दिखाई। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। वंदे भारत की तर्ज पर इसका नाम नमो भारत रखा गया है। प्रथम चरण में ये रेल सेवा कितना किलोमीटर होगा, 17 किलोमीटर लंबी होगी, जो गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच में जो है संचालित होगी। इसमें 5 स्टेशन होंगे, साहिबाबाद, गाजियाबाद और जो है गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो। अगले चरण में ये ट्रेन जो है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाई जाएगी। इसमें जो है गाजियाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर की जो है नींव रखी गई है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल परियोजना है ये, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। और जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से संबंधित ट्रेनों को रैपिडेक्स नाम जो है दिया गया है। प्रगति प्लेटफॉर्म के 43वें संस्करण की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 25 अक्टूबर 2023 को प्रगति प्लेटफॉर्म की बैठक में 7 राज्यों में मौजूदा लगभग 31,000 करोड़ रुपए के सामूहिक लागत वाली 8 प्रमुख जो है परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। यह परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए जो है 43वीं प्रगति बैठक थी। इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री जी ने की। प्रगति केंद्र और राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं के सक्रिय प्रशासन और जो है ये हमें देखना है, सक्रिय प्रशासन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन का एक बहुस्तरीय मंच है। तो प्रगति बैठक में जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सही, ये 7 परियोजनाएं जो हैं इससे रिलेटेड थी, ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी एवं हल्दी उत्पादों विकास वृद्धि पर जो है फोकस करेगा। हल्दी बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा। हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता, खपत बढ़ाएगा। निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और जो है निर्यातक भी है। अब इसमें जो है कितने कितने टन हल्दी पैदा की गई, इससे कोई लेना देना नहीं। हल्दी के सबसे जो है भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती हैं। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। और जो है हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। और कितना निर्यात किया गया रुपयों का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारतीय हल्दी के प्रमुख निर्यात बाजार कौन से हैं, ये एक बार देख लेते हैं। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया है। तो ये इस न्यूज़ में जितनी भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हाईलाइट कर दी है। बस ये गिनती के 3-4 लाइनें हैं, ये ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें गांधीनगर के कलोल में है ना, इसको हमें याद रखना है। गांधीनगर के कलोल में इफको के नैनो DAP संयंत्र का जो है शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है 24 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफको के नैनो DAP लिक्विड प्लांट का जो है लोकार्पण किया। ये जो है इफको की कलोल इकाई जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित नैनो DAP की लगभग 42 लाख बोतल का उत्पादन करेगी। इसमें जो है रोजाना 500 ml वाली 2 लाख बोतलों का उत्पादन होगा। प्रत्येक बोतल 45 किलो के बैग के बराबर होगी। एक बोतल की कीमत 600 रुपये होगी। वर्तमान में देश में 384 लाख टन उर्वरक का उत्पादन होता है। इसमें सहकारी समितियां इतना उत्पादन करती हैं और इसमें अकेले इफको जो है इतने लाख का उत्पादन करता है। गृह मंत्री के अनुसार इफको ने नैनो उर्वरकों का एक पेटेंट पंजीकृत किया है। इसके तहत अगले 20 वर्षों में विश्व में कहीं भी तरल यूरिया और तरल DAP की बिक्री पर उसे 20% रॉयल्टी मिलेगी।
मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला कहाँ पर हुई है? मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला ये हुई है कोच्चि में। और कि ये इसमें जो है भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग ने, है ना, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको हमें देखना है कोच्चि में मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर एक कार्यशाला। लेकिन इतना ही काफ़ी है कि मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला कहाँ हुई है? कोच्चि में हुई है। और जो है मत्स्य पालन विभाग ने 15 सितंबर 2023 को मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान शुरू किया, जो मछली पालक किसानों और 3477 तटीय गांवों तक पहुंचने के लिए जनसंपर्क जो है वो है कार्यक्रम है। अच्छा, इसमें डेट एकदम अगर हम एक बार अगर इस तरह के जो डेट अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका अभी हाल ही में जो इस योजना को चालू किया गया है, तो एक अंदाज से लग जाता है कि नहीं ये हाल ही में, ये नहीं ये पुरानी है, और ये भी हमें अंदाज़ लगता है हाँ ये हाल ही में है। और कुछ मैचिंग में भी इस तरह से आ जाती हैं चीज़ें कि जो जैसे बाकी सब बहुत पुरानी योजनाएँ दे देते हैं और एक नई जो हाल में की हुई होती है उसी ईयर में, उसको हमें मैच करना होता है, तो बाकी उसमें ऑप्शन इस तरह से ही रहते हैं कि बाकी जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा हमें ये याद रखना होता है कि इस ईयर में ये वाली योजनाएं चालू हुई हैं, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया है। 15 सितंबर 2023 को ये जो है जागरूकता अभियान हुआ, तो एक बता दिया ये तो अभियान है, योजना नहीं है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य तो वही है मत्स्य के बारे में। उड़ीसा और त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त, तो इसको हमें देख लेना एक बात, त्रिपुरा और उड़ीसा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो जो है रघुबर दास उड़ीसा के हैं और इंद्र सेना रेड्डी नल्लू जो है त्रिपुरा के हैं। और ठीक है, बस इतना ही इसमें देखना है। गुजरात के धोरडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 का पुरस्कार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के धोरडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो संयुक्त राष्ट्र किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरडो गाँव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चयनित किया गया है। इसमें जो है 54 गाँवों का इसमें चयन किया गया था। 54 गाँव के अतिरिक्त 20 को भी जो 20 अन्य गाँवों को भी सूची में अपग्रेड प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश का जो है माडला गाँव भी शामिल है। और इसमें जो है यहाँ पर अवगत करा दें कि 16 से 20 अक्टूबर के मध्य उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक समरकंद में UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। अच्छा, तो ये तो हो गया सर, बस इतना ही है कि पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है किसको पुरस्कार है? गुजरात के धोरडो को मिला है। और ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना देख लेना है कि ये इसका आयोजन कब हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। बस काफ़ी है, बस इससे ज़्यादा नहीं, 2 ही लाइनें हैं इसमें देखने के लिए। और उसके अंत में उन गाँव को दिया जाता है ग्रामीण विकास, मूलभूत ढांचे के रखरखाव, सांस्कृतिक विरासत, विविधता, स्थानीय मूल्यों, खाद्य परंपराओं के मामले में जो है असाधारण कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र जो है एक विशेष एजेंसी है जो जिम्मेदार और जो है टिकाऊ सार्वभौमिक रूप से जो है सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देती है। मुख्यालय कहाँ है? स्पेन के मैड्रिड में है। 16वीं, अब ये 2 लाइनें और इम्पोर्टेंट हैं उसमें जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया है। मुख्यालय उसका UNWTO का 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई है? आयोजित कोच्चि में हुई है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा केरल के कोच्चि में जो है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई है। इम्पोर्टेंट है, ये 16वीं है, याद रखना है। और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा कहाँ पर आयोजित हुई है? केरल के कोच्चि में। कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल में पहली बार किया गया है। इसकी मेजबानी ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है की गई है। इसमें प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, नीति निर्माता सारे लोग इसमें आए शामिल होने के लिए। बाकी सब तो पढ़ लेना इसमें, ऐसा फिर बाकी क्वेश्चन में आने के हिसाब का नहीं है। बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की जो है शुरुआत। बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति जुबिन ईरानी ने जो है इसके लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक नए मानकीकृत प्रोटोकॉल की शुरुआत की है। इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय ने 18 मंत्रालयों के समन्वय से देश के 13 लाख से अधिक जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में इसको जो है प्रोटोकॉल को जारी किया है। याद रखना है हमें 18 मंत्रालयों के समन्वय से।
और यह आंगनवाड़ी जो है आंगनवाड़ी स्तर पर, यह आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान प्रबंधन करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम है, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए कुपोषण को कम करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रयासों में यह प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण घटक होगा। यह प्रोटोकॉल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, ANM को जो है कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के विस्तृत उपाय जो है मदद करेगा। आंगनबाड़ी और चिकित्सा इकोसिस्टम के जरिए कुपोषित बच्चों का आकलन करने, उन्हें देखभाल मुहैया कराने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। आगे है सागर परिक्रमा का 9वां और 10वां चरण आयोजित। केंद्र सागर परिक्रमा का है तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई में सागर परिक्रमा के, कहाँ पर सागर परिक्रमा, चेन्नई में सागर परिक्रमा के 10वें चरण की जो है शुरुआत की। इसका जो 9वां चरण है कहाँ पर आयोजित किया गया था, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय जिलों में जो है आयोजित किया गया था। चरण 9 में कोट्टई, तंजावुर, नागपत्तनम, ये सारे जो इसमें दिए हुए हैं, कोई जरूरत नहीं इनको इतना देखने की। सागर परिक्रमा का उद्देश्य मछली पकड़ने वाले समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। इसमें जो है सागर परिक्रमा का पहला चरण 2022 को मांडवी, गुजरात से शुरू हुआ था। सागर परिक्रमा जो है यहाँ पर इसको हमें देखना है। सागर परिक्रमा ने गुजरात, दीव दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 9 तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी जो है इसने किलोमीटर दूरी तय की है, इसने जो है 4115 किलोमीटर। रक्षा क्षेत्र में अभी आत्मनिर्भरता के लिए 5वीं सकारात्मक, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जो है जारी की। तो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई किसके लिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। नई दिल्ली में नौसेना के अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का जो है शुभारंभ किया गया। तो जो है स्वावलंबन 2.0 जो है वो महिलाओं वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये नौसेना का स्वदेशी कार्यक्रम के जो है तो यहाँ हमें इसको जो है ध्यान देना है। और ये 5वीं इसमें जो है सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में 98 आइटम जो है शामिल करके उनके आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। और JKDFP विधि विरुद्ध जो है संगठन जारी, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 इसको याद रखना है कि धारा 3 के अंतर्गत जो है विधि विरुद्ध संगठन जो है घोषित कर दिया है। बस इतना काफ़ी है, इससे आगे हमें कुछ भी जानना जरूरी नहीं है इससे रिलेटेड। और बस, और उसके बाद में रक्षा लेखा विभाग जो है, रक्षा लेखा विभाग के 276वें वार्षिक दिवस समारोह का जो है उसको इसके बारे में न्यूज़ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली छावनी में आयोजित रक्षा लेखा विभाग के वार्षिक दिवस जो है समारोह में कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की है। ऊपर वाला इतना जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये हमें देखना है रक्षा मंत्रालय के लिए एक एकीकृत रक्षा वित्त डैशबोर्ड जो सारांश है। अब इसमें ये है कि सारांश क्या है, सारांश है रक्षा मंत्रालय के खातों, बजट, व्यय का सारांश। और विश्वास क्या है, विश्वास है बिल सूचना और कार्य विश्लेषण प्रणाली तथा ई रक्षा जो है पहल शामिल है। ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 इसमें ये चीज़ें, सारांश और विश्वास। सारांश रक्षा मंत्रालय के खाते, बजट और व्यय का सारांश की शुरुआत रक्षा वित्तीय डेटा के अधिक सटीक उद्देश्यपूर्ण जो है दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से की गई है। विश्वास एक डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक पर रिपोर्ट सहित बिल प्रदर्शन की संपूर्ण प्रक्रिया वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। ई रक्षा आवास एक केंद्रीकृत और व्यापक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे रक्षा सेवाओं के भीतर किराए पर लेने योग्य भवनों के लिए समय पर किराया, संबद्ध शुल्कों की
त्वरित छूट की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ पर है? इचामती नदी पर। इस पर क्या है? ड्रेजिंग कार्य। बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग राज्य मंत्री मनसुख यादविया ने इतनी डेट को राष्ट्रीय जलमार्ग 44 कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसको हमें याद रखना है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ पर? इचामती नदी पर। इचामती नदी पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपस में जो है ये स्टेटमेंट फैक्ट्स जो है कनेक्ट हो जाते हैं। बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग मंत्रालय परिवहन के अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा जो है देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास और आधुनिकीकरण कर रहा है। इसमें क्या है कि 1.5 किलोमीटर की नौवहन गहराई हासिल करने और नदी में ज्वारीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए तेंतुलिया से कलांची तक, बस हमें ये प्लेस याद रख लेना है, ड्रेजिंग का काम जो है शुरू किया गया। नौवहन क्षमता में सुधार करने के लिए तेंतुलिया से कलांची तक जलकुंभी, खरपतवार, अपशिष्ट पदार्थों को साफ किया गया है और ड्रेजिंग मात्रा का आकलन किया गया है। इचामती नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली नदी है। यह माथा भांगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है। इसको इसलिए हाईलाइट इस पॉइंट को लिखा होगा कि ये पहले कभी किसी एग्जाम में आई होगी या फिर ये कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा, इसलिए इसको लिखा गया है। तो इचामती नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली नदी है और ये माथा भांगा नदी की सहायक नदी नहीं है। जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाई। कितनी कर दी है? ये इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है और इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो है करंट अफेयर के ही ज़्यादातर आते हैं। जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए, अध्यक्ष सदस्य दोनों के लिए ही अधिकतम जो है आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है ना। और इसमें जो वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला जो सीतारमन ने इतने अक्टूबर को 52वीं की बैठक के बाद इसकी जो है घोषणा की। ये सब तो ठीक है। इसमें जो है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण नियम 2023 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, उन्हें हटाने, वेतन भत्ते, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश के नियमों को परिभाषित किया गया है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना हो सकता है? 70 वर्ष की आयु तक। पहले कितना था? 67। सदस्यों के लिए 65 से बढ़ाकर 67 कर दिया गया है। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो है अध्यक्ष के लिए कितना कर दिया? 67 है ना, और पहले था 67 पहले था, अब बढ़ा दिया है तो 70 कर दिया है। और अब जो 67 था पहले, तो सदस्यों की पहले जो अध्यक्ष थी उनकी इतनी कर दी, 67 कर दी। तो अब इसको फिर जो है भूलेंगे नहीं। और नियुक्ति की न्यूनतम आयु जो पहले निर्दिष्ट नहीं थी, 50 वर्ष करने की जो है न्यूनतम आयु सिफारिश की है। एनडीसी की जो है 69वीं सामान्य परिषद की बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की जो है बैठक यहाँ पर हुई, इसको संबोधित किया। ये हमें देखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि NCDC राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक सांविधिक निगम है, याद रखना है। इसकी स्थापना NCDC अधिनियम 1962 के माध्यम से की गई। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 यह जो है सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी आंदोलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में शामिल है। इंडिया स्किल्स 202 और जो है ये 24 क्या है ये, अच्छा मिसप्रिंट हो गया, इंडिया स्किल्स 2023-24। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इंडिया स्किल्स 2023-24 लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर विश्व कौशल 2022 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया है, जो अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग है। विश्व कौशल प्रतियोगिता जो है दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जो हर 2 साल में जो एक बार आयोजित की जाती है। इसका संचालन वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का 4था संस्करण, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। भारतीय नौसेना नेवल वार कॉलेज गोवा, ये इतना हम चलो याद रख लेंगे कि ये कहाँ पर है। जैसे भारतीय नौसेना नेवल वार कॉलेज गोवा में है, और यहाँ पर जो है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का 4था संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये जो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव है भारतीय नौसेना की पहल है, जो समुद्री सुरक्षा शिक्षाविदों को परिणाम उन्मुखी समुद्री विचार प्राप्त करने की दिशा में अपने ज्ञान को साझा करने के लिए बहुराष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। यह आयोजन द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसके जो है पिछले संस्करण 2017, 2019 और 2021 में आयोजित किए जा चुके हैं। ये तीनों ये हमें याद रखनी है। इसमें जो है
हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब यह नौसेना प्रमुखों, समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों को समसामयिक भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करने, साझेदार समुद्री एजेंसियों के बीच अंतर संचार